आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे अध्याय की पड़ताल करेंगे जिसे अक्सर बस कुछ विद्रोहों की लिस्ट समझकर छोड़ दिया जाता है, जनजातीय आंदोलन। लेकिन ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, ये अपने वजूद को, अपनी दुनिया को बचाने की जंग थी, अपने जल, जंगल और जमीन के लिए। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये जंग शुरू क्यों हुई। मतलब अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी समुदाय की अपनी एक दुनिया थी। हाँ, जंगल उनके घर थे, नदी उनकी माँ, उनके अपने कानून थे, अपनी परंपराएं थीं। वो प्रकृति के साथ जी रहे थे, उसके मालिक बनकर। लेकिन फिर अंग्रेज आए। उन्हें अपने कारखानों के लिए, अपनी औद्योगिक क्रांति के लिए भारत के जंगलों से संसाधन चाहिए थे। और यहीं से उन समुदायों के जीवन में दखलंदाजी का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया ही उलट-पुलट कर रख दी। हाँ, और ये दखलंदाजी बहुत सोची समझी थी। इसे एक तरह का औपनिवेशिक प्लेबुक कह सकते हैं। अच्छा? सबसे पहले उन्होंने नए कानून बनाकर आदिवासियों को उनकी ही जमीन और जंगल से बेदखल कर दिया। जो सदियों से जंगल के मालिक थे, वो अपने ही घर में घुसपैठिए बन गए। और फिर बाहर से साहूकार, ठेकेदार, जमींदार ये सब लाकर बसाए गए। बिल्कुल। और यहीं से वो शब्द सामने आता है जो इन सभी आंदोलनों के केंद्र में है, दिक्कू। दिक्कू यानी बाहरी लोग। हाँ, ये सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, बल्कि वो सभी लोग थे जो उनकी जिंदगी में जहर घोल रहे थे। सही बात है। आज हम इसी प्लेबुक को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नायकों ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। बिल्कुल। तो चलिए इस प्लेबुक के पहले पन्ने से शुरू करते हैं, जहां सीधे-सीधे लोगों की धार्मिक भावनाओं पर चोट की गई। मैं बात कर रही हूँ सन्यासी विद्रोह की। 1763 से 1800। हाँ, बंगाल में अकाल पड़ा था और अंग्रेजों ने तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगा दिया। ये तो आग में घी डालने जैसा था। बिल्कुल। ये सिर्फ टैक्स का मामला नहीं था, ये उनकी आस्था पर हमला था। हाँ, शंकराचार्य के अनुयायी जो सन्यासी थे, उन्होंने हथियार उठा लिए। हाँ। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस विद्रोह का जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी के मशहूर उपन्यास आनंद मठ में भी मिलता है। अच्छा? हाँ, ये दिखाता है कि इसका असर कितना गहरा था। हाँ। हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इसने एक चिंगारी जरूर लगा दी थी। और ये चिंगारी जल्द ही राजमहल की पहाड़ियों तक पहुंच गई। हाँ, यहाँ कहानी थोड़ी अलग थी। हाँ। यहाँ जमीन और जंगल का सवाल था। हाँ। हम बात कर रहे हैं पहाड़िया विद्रोह और इसके नायक तिलका मांझी जी। तिलका मांझी, जिन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। हाँ, तिलका मांझी की कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। उन्होंने अंग्रेजों और उनके पिट्ठू जमींदारों के खिलाफ एक जबरदस्त गुरिल्ला युद्ध छेड़ा। उनका तरीका बहुत अनोखा था, है ना? वो संदेश भेजने वाला। हाँ, बिल्कुल। वो आदिवासियों को एकजुट करने के लिए साल के पत्तों पर संदेश लिखकर गांव-गांव भेजते थे। हाँ, उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और फिर 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर एक विशाल बरगद के पेड़ से लटकाकर उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों के लिए ये एक विद्रोही का अंत था, लेकिन वहां मौजूद हजारों आदिवासियों के लिए वो पेड़ एक शहीद की निशानी बन गया। मतलब उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि लोक गीतों और कहानियों में हमेशा के लिए जिंदा हो गई। मतलब ये कि एक विद्रोह को दबाया जा सकता है, लेकिन विद्रोह की वजह को नहीं। नई बात है। जंगल महल के भूमिज लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिन्हें अंग्रेज चुआड़ यानी लुटेरा कहकर बुलाते थे। और यहीं से चुआड़ विद्रोह की नींव पड़ी। ये कहानी भी जमीन से ही जुड़ी है। हाँ, ये भूमिज लोग, जिन्हें पाइक कहा जाता था, स्थानीय जमींदारों के लिए सिपाही का काम करते थे। अच्छा। बदले में उन्हें टैक्स फ्री जमीन मिलती थी। ये सदियों से चला आ रहा सिस्टम था। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी जमीनें छीनकर नए जमींदारों को बेच दी और उनकी जगह बाहरी पुलिस को भर्ती कर लिया। बिल्कुल। हजारों पाइक रातों रात बेघर और बेरोजगार हो गए। तो जाहिर है उनके पास लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। बिल्कुल। रानी शिरोमणि और दुर्जन सिंह जैसे नेताओं की अगुवाई में उन्होंने विद्रोह कर दिया। और उनका नारा आज भी गूंजता है, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। हाँ, ये नारा एक तरह से इन सभी आंदोलनों की आत्मा है। ये सिर्फ जमीन बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये अपनी स्वायत्ता, अपने आत्मसम्मान को बचाने की लड़ाई थी। तो अब तक हमने जो विद्रोह देखे, उनमें मुख्य वजह जमीन, जंगल और धार्मिक हस्तक्षेप था। लेकिन कुछ विद्रोह धार्मिक पहचान से भी जुड़े थे, जैसे पागलपंथी विद्रोह। हाँ, 1813 से 1831 ये बंगाल में एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे कर्मशाह ने शुरू किया था। लेकिन उनके बेटे टीपू ने इसे एक बड़े आंदोलन में बदल दिया। हाँ, जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ एक विद्रोह में।
और इसमें स्थानीय गारो जनजाति के लोगों ने भी उनका साथ दिया। ये दिखाता है कि कैसे धार्मिक पहचान सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक हथियार बन सकती है। इसी तरह छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ। बुद्धू भगत के नेतृत्व में। हाँ, यहाँ भी मुख्य कारण बाहरी साहूकारों और जमींदारों द्वारा आदिवासियों की जमीनें हड़पना और भारी कर लगाना था। और यहाँ ब्रिटिश न्यायिक नीतियों ने उनकी तकलीफों को और बढ़ा दिया। कैसे? जब उनके पारंपरिक न्यायतंत्र को खत्म कर दिया गया तो उनके पास विद्रोह के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब बात करते हैं एक ऐसे विद्रोह की जो शायद इन सब में सबसे बड़ा और संगठित था। संथाल विद्रोह। हाँ, संथाल विद्रोह 1855-56, जिसे संथाल हूल भी कहते हैं। हूल का मतलब ही क्रांति होता है। और ये वाकई एक क्रांति थी। अच्छा, इसे समझने के लिए हमें उस शोषण के मकड़जाल को समझना होगा जिसमें संथाल बुरी तरह फंस चुके थे। वो साहूकारों वाला मामला है ना? बिल्कुल। अंग्रेजों ने उनकी जमीनें तो छीने ही, साथ ही महाजनों और साहूकारों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी। मैंने पढ़ा है कि ये साहूकार 50% से लेकर 500% तक का ब्याज वसूलते थे। आप सोचिए, ये तो खुली लूट थी। क्या उस समय कोई कानून नहीं था जो उन्हें इस तरह के शोषण से बचा सके? यही तो सबसे बड़ी त्रासदी थी। कानून था, पुलिस थी, अदालतें थीं, लेकिन सबके सब उन साहूकारों और जमींदारों के साथ मिले हुए थे। जब जीने के सारे रास्ते बंद हो गए तो 4 भाइयों सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी? बिल्कुल नहीं। हजारों संथाल तीर, कमान और पारंपरिक हथियारों के साथ उठ खड़े हुए। उनका एक ही मकसद था, दिकू राज को पूरी तरह से खत्म करके अपना राज कायम करना। उन्होंने तो रेलवे लाइनें तक उखाड़ दी थीं। हाँ, रेलवे लाइनों को उखाड़ दिया, डाक व्यवस्था ठप कर दी और कई महीनों तक अंग्रेजी शासन को उस इलाके से उखाड़ फेंका। लेकिन फिर अंत में अंग्रेजों को सेना बुलानी पड़ी और इस विद्रोह को खून की नदियों में डुबो दिया गया। करीब 15,000 से ज्यादा संथाल मारे गए। लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। नहीं, इस विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत को इतना हिला दिया कि उन्हें मजबूरन संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बनाना पड़ा, जिससे आदिवासियों की जमीन को कुछ हद तक सुरक्षा मिली। तो संथाल हूल आर्थिक शोषण के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा था। हाँ, लेकिन कुछ विद्रोह ऐसे भी थे जहां लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व की थी। और जब भी ऐसी लड़ाई का जिक्र होता है तो एक ही नाम जहन में आता है, बिरसा मुंडा। हाँ, बिरसा मुंडा और उनका उलगुलान। उलगुलान का मतलब सिर्फ महान हलचल नहीं है, ये एक क्रांति का आह्वान था। इसमें एक पूरी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का जज्बा था। ये सिर्फ विद्रोह नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत का सपना था, मुंडा राज का सपना। लेकिन बिरसा मुंडा को लोग भगवान का दूत क्यों मानने लगे थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बिरसा एक बेहद करिश्माई व्यक्तित्व थे। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों और दिकुओं के खिलाफ लोगों को एकजुट किया बल्कि मुंडा समाज के अंदर की कुरीतियों को भी दूर करने की कोशिश की। अच्छा। उन्होंने लोगों को एक नया आत्मविश्वास दिया। उस भयानक दौर में जब चारों तरफ निराशा थी, बिरसा उम्मीद की एक किरण बनकर आए। लोगों को उनमें अपना उद्धारकर्ता दिखने लगा। और इस विद्रोह की जड़ में भी जमीन का ही एक मसला था, है ना? वो खूंट कट्टी व्यवस्था। हाँ, खूंट कट्टी मुंडा समाज की आत्मा थी। यह सामूहिक खेती की एक परंपरा थी जहां जमीन पर पूरे कबीले का हक होता था, किसी एक व्यक्ति का नहीं। अंग्रेजों और जमींदारों ने सिर्फ जमीन नहीं छीनी बल्कि उनके जीने का पूरा तरीका, उनके समाज का ताना बाना ही तोड़ दिया। बिरसा ने इसी सांस्कृतिक हमले के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने नारा दिया था कि अब अबुआ राज यानी हमारा राज आएगा। बिल्कुल। दिसंबर 1899 में बिरसा के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। लेकिन अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकों के सामने उनके तीर कमान ज्यादा देर टिक नहीं सके। बिरसा मुंडा को धोखे से पकड़ लिया गया और रांची जेल में डाल दिया गया, जहां सिर्फ 25 साल की उम्र में हैजा से उनकी मौत हो गई। हालांकि कई लोग आज भी मानते हैं कि उन्हें जेल में जहर दिया गया था। तो हमने एक बड़े संगठित विद्रोह को देखा और एक ऐसे आंदोलन को भी जिसे एक चमत्कारी नेता चला रहा था। लेकिन क्या हर जगह प्रतिरोध का तरीका एक जैसा था? मैं भील विद्रोह के बारे में सोच रही हूँ। हाँ, भीलों की कहानी थोड़ी अलग और बहुत दिलचस्प है। जब अंग्रेजों ने उनके इलाके में दखल देना शुरू किया तो उन्होंने भी हथियार उठा लिए। लेकिन वो जानते थे कि वो अंग्रेजों की बड़ी सेना का सामना सीधे नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने वही किया जो वे सबसे बेहतर जानते थे, जंगल का इस्तेमाल। वे घने जंगलों में छिपकर अंग्रेजी सेना पर हमला करते और फिर गायब हो जाते। यानी
गुरिल्ला युद्ध। हाँ बिल्कुल। अंग्रेजी सेना जंगल के अंदर जाने से घबराती थी। और आदिवासी तो जंगल के कोने-कोने से वाकिफ हाँ। थे। अंत में अंग्रेजों को समझ आ गया कि वे भीलों को पूरी तरह से हरा नहीं सकते। उन्हें मजबूर होकर भीलों के साथ एक शांति समझौता करना पड़ा। जिसमें उन्हें टैक्स और वन अधिकारों में कुछ रियायतें दी गईं। हाँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब है कि हर विद्रोह का अंत क्रूर दमन से नहीं हुआ। बिल्कुल। कभी-कभी सिर्फ टिके रहना और दुश्मन को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर करना भी एक तरह की जीत थी। और ये संघर्ष सिर्फ पूर्वी या मध्य भारत तक ही सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तर पूर्व में खासी विद्रोह हुआ। तीरथ सिंह के नेतृत्व में। हाँ, वजह थी कि अंग्रेज उनकी जमीन से जबरन सड़क बनाना चाहते थे। पश्चिम में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ। हाँ, जो भगत जवाहरमल और राम सिंह के नेतृत्व में एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन जल्दी ही इसने अंग्रेजों के खिलाफ एक राजनीतिक रूप ले लिया। और उड़ीसा में खोंड विद्रोह। इसका एक बड़ा कारण ये था कि अंग्रेज उनकी मारिया यानी मानव बलि की प्रथा पर रोक लगा रहे थे। हाँ। यहाँ एक दिलचस्प बात देखने को मिलती है। अंग्रेजों ने मारिया प्रथा को असभ्य बताकर उस पर रोक लगाई। ये सिर्फ एक सामाजिक सुधार का कदम नहीं था, बल्कि ये आदिवासी संस्कृति पर अपनी नैतिकता थोपने और उनके आंतरिक मामलों में दखल देने का एक बहाना भी था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सभ्य बनाने के मिशन की आड़ में नियंत्रण स्थापित करने की एक क्लासिक औपनिवेशिक रणनीति थी। हर जगह कहानी एक ही थी, बाहरी हस्तक्षेप, चाहे वो जमीन पर हो, अर्थव्यवस्था पर हो या फिर संस्कृति पर। बिल्कुल। तो सन्यासी विद्रोह से लेकर मुंडा उलगुलान तक इन कहानियों को एक साथ देखने पर यह साफ हो जाता है कि ये हिंसा की छिटपुट घटनाएं नहीं थी। नहीं, ये एक व्यवस्थागत लूट और सांस्कृतिक हमले के खिलाफ एक संगठित और सोची समझी प्रतिक्रिया थी। और ये आंदोलन हमें प्रतिरोध के उस इतिहास की याद दिलाते हैं जिसे हमारी मुख्य धारा की किताबों में अक्सर कुछ पन्नों में समेट दिया जाता है। ये सिर्फ हार और जीत की कहानियां नहीं हैं। ये न्याय, सम्मान और आत्मनिर्णय के लिए एक शक्तिशाली औपनिवेशिक ताकत के खिलाफ लड़े गए संघर्ष की दास्तान है। ये हमें बताती हैं कि जब किसी समुदाय के अस्तित्व पर हमला होता है तो वो चुप नहीं बैठते। बिल्कुल। इन सभी आंदोलनों में एक धागा साफ तौर पर पिरोया हुआ है, दीकू का हस्तक्षेप, बाहरी लोगों का दखल, जिन्होंने उनकी संतुलित दुनिया को तहस नहस कर दिया। हाँ। और ये आज हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। आज के समय में जब विकास, खनन और बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के नाम पर आदिवासी समुदायों को अक्सर उनकी जमीनों से हटाया जाता है, तो क्या इतिहास खुद को किसी और रूप में दोहराने ही रहा है? और आज के इस नए संदर्भ में दिकू या बाहरी की परिभाषा क्या है?